जैसे ही फ़याज़ ने मुझे वो सारी बातें बताईं कि अकरम मियाँ के पीछे वो एक चुड़ैल और बदरू लग गई थी जो एक खूबसूरत रूप में उनके सामने आई थी। असल बात तो ये थी कि पिछल पैरी चुड़ैल और बदरू अपना पूरा चेहरा बदल सकती है लेकिन अपने पाँव नहीं बदल सकती। फ़याज़ ने मुझे बताया था कि उनकी बड़ी निशानी ये होती है कि उनकी एड़ियाँ आगे की तरफ होती हैं और पाँव का पंजा पीछे की तरफ। मेरा तो दिल दहल के रह गया। मैंने कभी भी सीप के पाँव नहीं देखे थे। वो जो लिबास पहन कर आती थी उसमें सिर्फ उसकी आंखें ही नज़र आ रही होती थी। मैं जब अपने क्वार्टर में आया, अपने बिस्तर पर लेटा, काफ़ी देर तक ये बातें सोचता रहा। पुरानी हवेली में तो मुझे सीप ही नज़र आती थी और वो भी एक पुरसरार तरीके से। आज तक सीप ने मुझे पता नहीं लगने दिया था कि वो कहाँ से आती थी और कहाँ रहती थी। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि उसका असल नाम क्या था। आखिर ये सब क्या हो रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सारी रात करवटें बदलता रहा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। न जाने कब मेरी आँख लगी, फिर मेरी आँख खुल गई। सुबह 6:30 बजे का टाइम था। अभी कोई भी नहीं जागा था। पहले मैंने सोचा कि बाहर चल के देखता हूँ, लेकिन आज मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही जल्दी जाग गया था। अभी पूरी हवेली में कोई भी नहीं जागा था। असल बात तो ये है कि फ़याज़ की बताई हुई कहानी के बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं जानता हूँ मैंने सारी रात कितने भयानक ख्वाब देखे। मैंने ख्वाब में अजीबोगरीब चेहरे देखे। मैंने ख्वाब में दरख्तों के पास ऐसे चेहरे देखे जो बहुत डरावने थे। कभी उनके नकूश खूबसूरत हो जाते थे, कभी वो भयानक चेहरे बन जाते थे। शायद मेरी सोच मेरे सर पर सवार थी और मैंने ख्वाब भी ऐसे देखे। आखिर उन ख्वाबों का क्या मतलब था। मैं जल्द से जल्द किसी से बात करना चाहता था। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर सोचा कि अभी जाऊं और जाकर नूर अली की माँ से मिलूं, मगर वो भी सो रही थी। मुझे आज माँ की कमी बहुत महसूस हो रही थी। इंसान उम्र के जिस हिस्से में भी हो, लेकिन जब उसके ऊपर खौफ तारी होता है तो वो ख़ुद को तन्हा समझने लगता है। काश मेरी माँ होती और मैं उनके सीने से लग कर सुकून महसूस करता और इस खौफ को भुला सकता, लेकिन मैं अकेला था। जैसे 7 बजे का टाइम हुआ, हवेली के अंदर से चीखों पुकार शुरू हो गया। लोगों की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। आखिर ये चीखों पुकार कैसा था। जैसे ही मैं बाहर निकला, सारे क्वार्टरों के दरवाजे खुल चुके थे और हर कोई हवेली की तरफ भाग रहा था। बाग में माली काम कर रहे थे, वो भी काम छोड़कर बाग की तरफ भागे। मैं भी तेज़ी के साथ हवेली की तरफ भागा। हवेली के अंदर से मर्दाना और जनाना चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। ताहिर अली साहब इधर उधर भाग रहे थे और बेगम ताहिर अली भी भाग रही थीं। तभी एकदम से सबने अकरम मियाँ के कमरे का रुख किया। जैसे उनके कमरे का दरवाज़ा खुला, अगले मंजर देखकर सबके हवास उड़ गए। अकरम मियाँ का कत्ल हो चुका था और उनकी लाश पंखे के साथ लटकी हुई थी। ये दहशतनाक मंजर देखकर मेरे हलक से चीख निकल पड़ी। फ़याज़ भी वहीं पर मौजूद था। ताहिर अली साहब को तो कोई होश ही नहीं थी। वो वहीं पर गिरे और बेहोश हो गए। उनका जवान बेटा था जिसकी मौत हो गई थी। जब हमने जाकर झूलती हुई लाश को देखा तो उसका जो हाल था वो देखकर मेरे बदन में तो सर्द लहर दौड़ उठी थी। उनकी लाश में खून का एक कतरा नहीं था। उनका कलर इस तरह से सफ़ेद हुआ हुआ था जैसे इस इंसान के जिस्म में कभी खून था ही नहीं। जिसने भी उनको पंखे के साथ मार कर लटकाया था, उनके जिस्म का सारा खून ख़त्म कर दिया था। अगर पीछे दीवार ना होती तो शायद मैं चकरा कर गिर जाता। मेरी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा खौफ तारी हो चुका था। हूबहू इनका कत्ल वैसे ही हुआ था जैसे इनकी बेगम का हुआ था। बड़ी बहू कहाँ है? सब ये कहने लगे। जल्दी से बहू को देखो, बहू कहाँ गई? यहाँ तक कि बाथरूम को चेक किया गया। नौकरों ने, पहरेदारों ने हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन अकरम मियाँ की दूसरी बीवी का कहीं पता नहीं था। आखिर वो कहाँ रूपोश हो गई? अब सबको ये शक होने लग गया था कि शायद उनका ही हाथ है इस कत्ल में। लेकिन जितने मुँह उतनी बातें। कुछ लोग सनसनीखेज़ बातें कर रहे थे। ताहिर अली साहब तो बिस्तर पर जा गिरे। उनकी हालत बहुत सा ख़राब हो गई थी। कुछ अर्सा पहले उनकी बहू का कत्ल हुआ था और अब उनके बेटे का, जवान बेटे को सामने मौत के मुंह में देखकर, उसकी मैयत को देखकर उनकी यही हालत होनी थी। पूरी हवेली में एक कोहराम बरपा था। पुलिस भी आ गई। सबके बयान लिए गए। मेरा भी एक मामूली सा बयान लिया गया। तभी पुलिस ने ये कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला किया जाएगा ये कत्ल कैसे हुआ है। कातिल जो भी है बहुत ही ज़्यादा चालाक है। वो कत्ल इस तरह से करता है कि कोई सुराग नहीं छोड़ता, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। किसी न किसी तरह से कातिल को पकड़ लिया जाएगा। कातिल इस तरह से वारदात करता है कि सब यही समझें कि ये काम किसी इंसान का नहीं है।
आखिर बदन में से खून कहाँ गायब हो जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कोई ड्रैकुला भी नहीं है, ये तो मगरबी ममालिक में पाए जाते हैं। फिर आखिर ये कैसे मुमकिन है, जबकि मैं और फयाज जानते थे कि अकरम मियाँ की दूसरी बीवी कोई इंसान नहीं थी, कोई चुड़ैल थी। हो ना हो ये काम उसी का था। मेरे दिल में तो दहशत सी फैल गई। पूरी हवेली में कोहराम बरपा था। बहुत से मेहमान आ गए, सब लोग आ गए। तभी मैयत को दफनाने का काम शुरू हो गया। शाम तक उनको दफना दिया गया। अभी भी पुलिस चक्कर काट रही थी। जितने मुँह उतनी बातें। मैं बहुत डरा हुआ था। दूसरे दिन मंगल का दिन था, यानी दूसरे दिन मुझे सीप से मिलने पुरानी हवेली जाना था। लेकिन मैं चाहकर भी सीप को मिलना नहीं चाहता था। मेरे दिल पर एक अजीबोगरीब सा खौफ तारी था। मैं उससे मिलने जाऊं या ना जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीप भी कोई चुड़ैल है, कोई बदरू है, क्योंकि वो मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताती। वो एक पुरसरार तरीके से मेरी ज़िंदगी में आई थी और उसका हुस्न भी ऐसा ही था जिसको देखने के बाद मैं अपने हवास खो बैठा था। मैंने यही फैसला किया कि मैं सीप को मिलने नहीं जाऊंगा। 12:30 बजे का टाइम हो गया। आज मंगल थी और मैं सीप को मिलने नहीं गया, क्योंकि मेरे दिल में फयाज की बातें सुनने के बाद बहुत से ख्याल आ रहे थे। मैं डर गया था। मैं चाहकर भी वहाँ नहीं जाना चाहता था। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। पूरी हवेली में काफ़ी देर के बाद सन्नाटा छा गया। पूरी हवेली में एक वहशत सी तारी थी। उस हवेली में आज एक कत्ल हुआ था जिसकी पुरसरारियत हवेली के हर इंसान के जहन पर थी, क्योंकि मारने वाले का कोई पता नहीं था और मारने वाला वारदात ऐसे करता था कि खून का एक कतरा भी ना तो फर्श पर होता था और ना ही लाश के जिस्म में। आखिर ये कैसे मुमकिन था। काफ़ी देर इन्हीं सोचों में डूबा रहा। सारा दिन का थका हुआ था और पिछली रात भी नहीं सोया था। मेरी आंख लग गई। आधी रात का टाइम हुआ तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरा खुलने की आवाज़ आई है। दरवाजे की चड़चड़ाहट से मैंने मध्यम सी आंखें खोली। अभी मैं नींद के आलम में ही था। मैंने मदहोशी में देखा तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था और सामने कोई खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे कमरे में कोई चलता हुआ आ रहा है। जब मैंने गौर से देखा तो वो सीप थी। सीप को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सीप ने मुझे ये कहा, चलीस, तो मुझे आज मिलने नहीं आए ना, उठो जल्दी मेरे साथ चलो। वो मुझे हुक्म देने वाले अंदाज में बोल रही थी। मैंने कहा, क्या मतलब, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो? तभी सीप बोली, तुमने मुझसे मिलने आना था और तुम नहीं आए। तुम जानती हो मैं आधी रात तक तुम्हारा इंतज़ार करती रही और अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। जल्दी उठो, मेरे साथ चलो। उठो, अपना हुलिया दुरुस्त करो, कपड़े बदलो, हम जा रहे हैं। मैंने पूछा, आखिर कहाँ? तभी सीप बोली, तुम दावा कर चुके हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए तुम सवाल करने का हक नहीं रखते। मेरे साथ जाना चाहते हो या नहीं? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना, फिर सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम तो मेरे बिना रह भी नहीं सकते। अब मैं खुद आई हूँ ना तुम्हें लेने। उठो जल्दी से। पता नहीं मुझे क्या हो गया, ना चाहते हुए भी मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। दरअसल मैं डर गया था, अगर हवेली में किसी ने सीप को देख लिया तो ये ठीक नहीं होगा। मैं जल्दी से उठा, मैंने कपड़े बदले। मैंने सीप से ये कहा कि हम लोग हवेली से बाहर कैसे निकलेंगे? वहाँ पर पहरेदार हैं, वो हमें बाहर कैसे जाने देंगे? तभी सीप ने यह कहा कि ये तुम्हारा मामला नहीं है, मुझे पता है कि कैसे जाना है। तुम्हें इस मसले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलो। जैसे मैं सीप के साथ चलने लगा, सीप मुझे हवेली के एक ऐसे खुफिया रास्ते में लेकर गई जिसके बारे में मुझे आज तक अंदाज़ा ही नहीं था। एक तंग सी राहदारी थी। जब हम लोग उस राहदारी में दाखिल हुए तो वहाँ से सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। ऐसे लग रहा था कि शायद कोई तय खाना है। जब उन सीढ़ियों से नीचे उतरे तो वहाँ पर घुप अंधेरा था। तभी एकदम से नीचे उतरते साथ रोशनी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर बहुत सी मोमबत्तियाँ जलने लग गई हैं। आखिर वो कैसे जली? मैं पागलों की तरह इधर उधर देख रहा था। मैं वापस पलटना चाहता था, लेकिन सीप ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। पहली बार जिंदगी में उसने मुझे छुआ था। मैं अजीब कैफियत में था। तभी सीप मुझे अपने साथ लिए तहखाने की सीढ़ियों में उतरी और वहाँ से एक और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही थी। जब हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़े तो हम लोग हवेली से काफ़ी दूर निकले हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी। मेरे चेहरे पर ठंडी हवा के झोंके थे। आसमान पर सितारे निकले हुए थे, अलबत्ता चाँद नहीं था। तभी मैंने देखा रेल की पटरी शुरू हो गई। मैं जानता था इससे थोड़े ही दूर फासले पर रेलवे स्टेशन होगा। मैंने सीप से ये कहा कि सीप, हम कहाँ जा रहे हैं? कम से कम मुझे ये तो बता दो। जिस पर सीप ने मुझे ये कहा कि मैंने कहा ना, चुपचाप मेरे साथ चलो। तो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते थे ना, तो बस
फिर चुपचाप चलो, मुझ पर यकीन रखो। जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो उतनी मोहब्बत मैं भी तुमसे करती हूँ। मैं बिल्कुल चुप था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या हकीकत है। जब सीप ने मुझे ये कहा कि ये हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें लेकर जा रही हूँ, तभी मैंने टाइम देखा तो 3:45 बज चुके थे। मैं समझ गया था 4 बजे वाली ट्रेन आने वाली है। जैसे 4 बजे वाली ट्रेन आई, ट्रेन एकदम रुक गई और सीप और मैं ट्रेन के एक बोगी में सवार हो गए। वहाँ पर जब हम लोग चढ़े तो वहाँ पर एक डिब्बा खाली था। वहाँ पर हम लोग जाकर बैठे। वहाँ पर एक फैमिली ऑलरेडी बैठी थी, लेकिन उसके सामने वाली सीट खाली थी। सीप वहाँ पर जाकर बैठ गई और सीप ने मुझे इशारा किया कि मैं ऊपर बर्थ पर बैठ जाऊँ। तभी मैं बर्थ के ऊपर जाकर लेट गया। वो बिल्कुल मेरे सामने इधर नीचे बैठी हुई थी। मैं उसे देख रहा था। वही चमकती आंखें, वही चांद सा चेहरा, और वो पूरी तरह से ढकी हुई थी, जो लिबास वो पहन कर आती थी। आखिर ये सब क्या हो रहा था? मैं कहाँ जा रहा था? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। बस मैं उसके साथ चलता हुआ जा रहा था। वो मुझे कहाँ लेकर जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सफ़र अलबत्ता इतना तवील नहीं था। जैसे दिन की रोशनी फूटी, ट्रेन रुक गई। लगता था कोई स्टेशन आया है। तभी सीप ने ये कहा, चलो जल्दी से हमें यहीं उतरना है। जब हम लोग बाहर उतरे तो वो फ़िरोज़पुर का एक स्टेशन था। फ़िरोज़पुर के बारे में मैंने अक्सर सुना हुआ था, लेकिन यहाँ पर आया कभी नहीं था। ये एक सनती शहर था। फ़िरोज़पुर में पहुँचने के बाद सीप ने मुझे ये कहा कि हम यहाँ से एक शहर में जाएंगे। मैंने पूछा आखिर कहाँ? कहती सब बताऊँगी। तभी सीप ने एक गाड़ी रोकी और हम लोग गाड़ी में सवार होकर एक शहर पहुँच गए। मैं पहली दफ़ा शहर आया था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो हम लोग बाहर निकले। वहाँ पर बड़ी बड़ी सड़कें देखी, बड़ी बड़ी इमारतें देखी। हम लोग एक जगह पर रुके। वो एक इस तरह की जगह थी जैसे कोई रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। तभी 5 मिनट के बाद सीप बाहर आई। उसका पूरा हुलिया ही चेंज हुआ था। अब वो एक बहुत ही मॉडर्न लिबास में थी और उसने एक चश्मा भी लगाया हुआ था। वो इस हद तक खूबसूरत थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। उसकी खूबसूरती को देखकर मुझे ये शक होने लग गया था कि मुझ जैसे एक आम से लड़के के साथ आखिर वो कैसे मोहब्बत कर सकती है। मैं बिल्कुल आम सी शक्ल सूरत का एक लड़का था और वो देखने में ऐसी थी जैसे कोई हूर है। वो कैसे मुझसे मोहब्बत कर सकती थी? तभी सीप मेरे साथ आई और कहने लगी, चलो जलीस, अब हम 5 स्टार होटल में चलेंगे। उसके बाद हम लोग अपना घर लेंगे। अब हमारी ज़िंदगी शुरू होगी। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा शानदार ज़िंदगी देना चाहती हूँ, ऐसी ज़िंदगी जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। सीप, ये सब क्या है? क्या मतलब ये सब क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए एक शानदार ज़िंदगी चाहती हूँ और मैं वही शानदार ज़िंदगी तुम्हें देना चाहती हूँ। ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसने इशारा किया तो हम लोगों के सामने आकर एक टैक्सी रुक गई। तो उसने टैक्सी ड्राइवर से ये कहा कि हमें किसी बहुत शानदार होटल में लेकर चलो। टैक्सी ड्राइवर ने ये कहा कि 5 स्टार होटल में ले चलता हूँ। जिस पर सीप ने ये कहा, शानदार होना चाहिए, हमारे शायाने शान होना चाहिए। तभी वो हमें एक बहुत बड़े शानदार होटल में लेकर आया। जैसे हम लोग होटल में पहुँचे, मैंने आज तक ज़िंदगी में इतना बड़ा होटल नहीं देखा था। मैंने किताबों में ज़रूर पढ़ा था, लेकिन देखा नहीं था। तभी हम लोग रिसेप्शन पर गए। सीप ने मैनेजर से ये कहा, हमें एक रूम चाहिए। मैनेजर ने उसको रूम दे दिया और डायरी आगे की। तभी सीप ने मुझे ये कहा, जलीस, यहाँ पर अपना और मेरा नाम लिख दो। मैंने अपना नाम जलीस और उसका नाम सीप लिख दिया। उसके बाद मैनेजर ने ये कहा कि आपके पास कोई सामान नहीं है। तभी सीप ने ये कहा कि हमारा एक और आदमी आ रहा है हम लोगों का सामान लेकर। वो आपको अपना नाम अफसल बताएगा। अफसल को हमारे कमरे में भेज दीजिएगा, सामान हमारे साथ नहीं है। तभी मैनेजर ने ये कहा, जी मैडम ठीक है। मुझे सब कुछ ऐसे लग रहा था मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। तभी एक पोर्टर हमें अपने साथ लिए एक रूम में ले आया। वो रूम जो था वो 6th फ्लोर पर था और हम लोग लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आए। जैसे हम लोग उस कमरे में गए, इतना शानदार कमरा। वहाँ पर ज़िंदगी की ऐसी कौन सी आसाइश थी जो नहीं थी। मैं वहाँ पर जाकर बैठा। इतना खूबसूरत कमरा, हर चीज़ वहाँ पर थी। सीप मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने पहली दफ़ा सीप को हिजाब के बिना देखा था। वो बहुत हसीन थी। उसके इतने लंबे बाल थे। उसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तभी मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी, क्योंकि मेरे जहन में फ़याज़ की बताई हुई बात थी, ये बदरूहें और चुड़ैलें अपने पाँव नहीं बदल सकती। लेकिन सीप के पाँव तो बिल्कुल नॉर्मल थे। उसकी एड़ी पीछे की तरफ थी और पाँव का पंजा आगे की तरफ, और उसके पाँव इस हद तक हसीन थे कि अगर उसके पाँव पर नज़र पड़ जाए तो इंसान नज़र हटाना भूल जाए।
तभी सीप ने मुझे ये कहा कि देखो जलीस, मैं तुम्हें एक शानदार ज़िंदगी देना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे लोग हमारा मजाक उड़ाएं। मैं तुम्हें बताऊँगी कि किस तरह से ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं। सीप, क्या तुम इतने बड़े शहरों के बारे में जानती हो? तुम्हें इन होटलों का कैसे पता? तभी सीप ने यह कहा, मैं इन सारी जगहों के बारे में जानती हूँ। मैं इन्हीं बड़े बड़े शहरों की रहने वाली हूँ। मैं तुम्हें बहुत शानदार ज़िंदगी दूंगी। हम सिर्फ आज की रात यहाँ पर गुजारेंगे, कल हम लोग अपने घर जाएंगे। अपना घर? क्या मतलब? हाँ, तुम्हारा और मेरा घर। वो घर देखकर तुम चौंक पड़ोगे। वो घर इतना खूबसूरत होगा। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था और दिल ही दिल में शर्मिंदा भी था कि मैंने इतनी खूबसूरत लड़की को इस नज़र से देखा कि शायद वो भी कोई बदरू या चुड़ैल है, जबकि वो मुझ पर मरती थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। भला मुझ में ऐसा क्या था? कुछ भी नहीं। इस लड़की के पास इतनी दौलत थी, वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, फिर वो मुझसे मोहब्बत क्यों कर रही थी? मुझे से नकारा इंसान के साथ रेलवे स्टेशन पर कुली बन के ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान कभी ऐसे 5 स्टार होटल्स में आने का ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। सच कहूँ तो मैंने ख्वाब में भी ऐसा होटल कभी नहीं देखा था। अगले दिन सीप ने कहा, चलो जलीस, हमें अपने घर जाना है। जैसे मैं सीप के साथ होटल से बाहर निकला, एक बड़ी शानदार गाड़ी हम लोगों के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। उस गाड़ी में सवार होकर हम एक बहुत बड़े बंगले के आगे आकर रुके। सीप ने यह कहा, जलीस, ये हमारा घर है, यहाँ पर हम रहेंगे। जैसे हम लोग वहाँ से बाहर निकले तो वहाँ पर एक बूढ़ा शख्स, एक बूढ़ी औरत, उसके साथ एक जवान लड़की और एक लड़का खड़े थे। सीप ने यह कहा कि ये हम लोगों के मुलाजिम हैं, ये लोग यहीं पर रहेंगे, इनके साथ हम लोग भी यहीं पर रहेंगे। उन लोगों ने सीप को सलाम किया और हम लोग उस बंगले में दाखिल हो गए। वो बंगला बेहद खूबसूरत था। तभी सीप ने मुझे तहखाने में जाकर एक बहुत बड़ी तिजोरी दिखाई। सीप ने यह कहा कि यहाँ पर बेतहाशा दौलत है, जितने मर्जी पैसे खर्च करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। बस मेरे साथ रहो। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें बहुत शानदार ज़िंदगी देना चाहती हूँ जलीस, लेकिन सिर्फ तुमसे एक रिक्वेस्ट है। कभी चाहकर भी मेरे बारे में मत पूछना, कभी मेरी ज़ात को कुरेदने की कोशिश मत करना। सीप के साथ रहते हुए मुझे कुछ दिन बीत चुके थे। मैं सीप के साथ बहुत खुश था, सीप भी मेरे साथ बहुत खुश थी। अब हम लोग एक शानदार ज़िंदगी गुजार रहे थे। तभी मैंने सीप से ये कहा कि पता नहीं हवेली में क्या हुआ होगा, वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो सीप ने यह कहा कि नाम मत लो मेरे सामने उस मनहूस हवेली का। उस मनहूस हवेली से अब हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। हमारी ज़िंदगी ये है, इसके बारे में सोचो, जो ज़िंदगी मैंने तुम्हें दी है। देखो जलीस, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज़ हो, तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले, और सबसे बढ़कर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें और भला क्या चाहिए? मैंने कहा, हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनो सीप, मैं तुम्हारा महबूब हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, मुझे ये तो पता हो कि वो कौन है। तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आई? मैं ये सब जानना चाहता हूँ। तभी सीप को एकदम से गुस्सा आया और वो ये कहने लगी, आखिर तुम उन बातों में क्यों उलझते हो जिन बातों से मैं तुम्हें रोकती हूँ? मेरी ज़िंदगी का जो राज पोशीदा है उसको पोशीदा ही रहने दो। अगर तुम इससे पर्दा उठाओगे तो तुम्हें भी नुकसान होगा और मुझे भी। क्या तुम मुझे नुकसान देना चाहते हो? क्या तुम मुझे दुख देना चाहते हो? बोलो। नहीं सीप, मैं ऐसा नहीं चाहता। आखिर मैं क्या करता? मेरे ऊपर उसके इतने एहसान थे। उसने मुझे एक ऐसी ज़िंदगी दी थी जिसका शायद मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं एक शहंशाह की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था। नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला, पैसा, दौलत सब मेरे पास था, और सबसे बढ़कर इतनी खूबसूरत जीवन साथी थी। भला मैं क्यों ना शुक्री करता, लेकिन फिर भी ना जाने मेरे दिल में क्यों तजस्सुस था। फिर मैंने सोचा कि मुझे ही इस बात को लेकर चुप हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं बताना चाहती तो शायद इसी में कोई राज होगा। मैं उसको तकलीफ़ नहीं देता। लेकिन एक बात अजीब होने लग गई थी। सीप अक्सर रात के टाइम गायब होती थी। वो कहाँ जाती थी मैं नहीं जानता। इस बात का इंकशाफ मेरे पर उस रात हुआ। रात 2:45 बजे मेरी आंख खुली। जब मैंने पलट कर देखा तो सीप मेरे पास बेड पर नहीं थी। आखिर वो कहाँ गई? मुझे लगा शायद वॉशरूम में गई होगी। मैं उठा और मैंने वॉशरूम को चेक किया। वो वॉशरूम में भी नहीं थी। ना चाहते हुए भी उसकी खोज में मैंने पूरे बंगले का चप्पा चप्पा छान मारा। सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ भी गया, वहाँ पर भी अंधेरा छाया हुआ था। सीप पूरे बंगले में मौजूद नहीं थी। बिल आखिर थक हार कर मैं वापस आ गया।
मेरे ज़हन पर एक अजीबोगरीब सा बोझ था। आखिर वो कहाँ गई? घर में तो नहीं है, इतनी रात को कहाँ जा सकती है? गाड़ी भी बाहर पोर्च में खड़ी थी, फिर वो कहाँ गई? मैं वापस आकर लेट गया। न जाने कितने ख्याल मेरे जहन में आ रहे थे, कितने सवाल मेरे जहन में आ रहे थे। मैं फिर सो गया। सुबह जब मेरी 10 बजे आँख खुली तो सीप मेरे पास बराबर सोई हुई थी। उसका इतना खूबसूरत चेहरा देखकर मेरे जहन से ये बात ही निकल गई कि मैं उससे ये सवाल पूछूं वो कहाँ गई थी। मैंने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा दिया। अब ये काम दिन ब दिन बढ़ने लग गया था। सीप अक्सर गायब रहती थी, लेकिन दिन भर वो मेरे साथ रहती थी, मुझे हर वक्त अपना साथ देती थी। फिर रात को वो कहाँ गायब हो जाती थी। एक दफ़ा मैं और सीप इकट्ठे बैठे हुए थे तो सीप ने मुझे ये कहा, जल्दी से एक बात कहूँ? मैंने पूछा, हाँ कहो। अब तुम बूढ़े होते जा रहे हो। मैंने ये कहा, अच्छा हाँ मुझे भी लगता है उम्र का असर हो रहा है। मैं उम्र के तौर पर बात नहीं कर रही, मैं ज़हनी तौर पर बात कर रही हूँ। क्या मतलब? क्या तुम तंग नहीं आते दिन भर घर में बैठकर? तुम्हें मैंने ज़िंदगी की हर आसाइश दी है, तुम्हें तो चाहिए तुम बाहर जाकर ज़िंदगी को एंजॉय करो। सिर्फ मैं तो इसलिए बाहर नहीं जाता कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। भला मुझे क्यों बुरा लगेगा? देखो मेरे भी ज़िंदगी के कुछ ऐसे काम हैं जो मुझे करने होते हैं, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हो जाओ, बाहर निकला करो। ड्राइवर है तुम्हारे पास, गाड़ी है तुम्हारे पास और इतनी दौलत है तुम्हारे पास, पैसे दौलत लेकर बाहर जाया करो और ज़िंदगी की आसाइशों को इस्तेमाल करो। ठीक है सीप, अगर तुम चाहती हो तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं तो सिर्फ इसलिए नहीं जाता था कि तुम्हें बुरा ना लग जाए। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। जब सीप ने मुझे इस बात की इजाज़त दी, उसके बाद सीप अक्सर घर से गायब रहती थी। अब ये सिलसिला बढ़ने लग गया। बेशक मुझे उस पर पूरी तरह से एतमाद था और उसे मेरे पर एतमाद था। मुझे कभी भी उसमें या उसके किरदार में कुछ ऐसा वैसा नज़र नहीं आया था जिस पर मैं उस पर किसी भी बात का शक कर सकता। लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर एक अजीबोगरीब सवाल पैदा कर रही थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं बाहर घूमने फिरने के लिए गया हुआ था। जब मैं वापस आया तो सीप घर पर नहीं थी, जबकि मैं उसको घर पर छोड़कर ही गया था। अमूमन वो मेरे साथ अक्सर बाहर जाया करती थी, लेकिन जब से उसने मुझे खुद अकेले बाहर जाने के लिए कहा था तो वो अक्सर गायब होती थी। मैं वापस आया और मैंने आकर सीप का पूछा तो सारे मुलाज़िमीन का यही कहना था कि वो घर पर नहीं है। तभी मुझे तज्जुब होने लग गया, आखिर वो कहाँ जा सकती है। फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं जाकर सीप के कमरे की तलाशी लूँ। शायद उसके कमरे में मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मेरे तजस्सुस में कुछ कमी आ जाए। मैं उसके कमरे में आया। जैसे मैंने आकर उसकी अलमारी खोली, उसकी अलमारी की एक तरफ उसके खूबसूरत लिबास लटके हुए थे जो कि बहुत कीमती थे। अलमारी का दूसरा हिस्सा खोला तो वहाँ पर कुछ सामान थे। उन्हीं सामानों में मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिसको देखकर मैं थोड़ा सा ठिठक गया। एक सुर्ख रंग का पैकेट था। जब उसको उठाकर देखा तो वो इस तरह से पैक किया हुआ था जैसे उसमें कोई बहुत पोशीदा चीज़ हो जिसको छुपा कर रखा गया हो। मैंने उसकी पैकिंग को बगौर देखा और फिर मैंने ये सोचा, क्यों ना मैं इसको खोल कर देखूँ और दोबारा से इसको इसी तरह से पैक कर दूँगा। मैंने उस बॉक्स को अपने साथ लिया और पहले बाहर जाकर जायज़ा लिया कि सीप वापस तो नहीं आ गई। सीप कहीं भी नहीं थी। मैं जल्दी से सीप के कमरे में आया और मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मैंने बड़ी एहतियात के साथ उसकी पैकिंग को खोला। जैसे उस पैकिंग को खोला तो उसमें मुझे एक किताब नज़र आई। वो किताब जो थी उसकी जिल्द भी अजीबोगरीब तरह की थी। ऐसे लग रहा था कि शायद कदीम ज़माने की कोई पुरानी किताब है और इस पर बहुत अजीबोगरीब ज़ुबान लिखी हुई थी। जब मैंने उसके पन्ने खोलने चाहे तो उसके पन्ने जगह जगह से फटे हुए थे और सुर्ख रंग के पन्ने थे जिनके ऊपर काले रंग की तहरीर थी। वो अजीब ज़ुबान के साथ उसका कुछ तर्जुमा भी लिखा हुआ था। इतनी पुरसरार, इतनी कदीम किताब मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। उस पर जगह जगह पर अजीबोगरीब नक्शे भी बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उनमें कुछ चीज़ें, कुछ शक्लें बनी हुई हैं। जब मैंने उन पन्नों को पढ़ना शुरू किया तो वहाँ से एक कहानी शुरू हो रही थी। राजा महाराजाओं के दौर की एक कहानी जिसमें किसी राजे का जिक्र था। आखिर ये राजा कौन था? उसका नाम वेदराज की एक कहानी थी। वेदराज के बेटे नंद महाराज की कहानी थी। वेद महाराज आखिर कौन था? जब मैंने उन पन्नों को पढ़ना शुरू किया तो उनमें लिखा हुआ था, दक्षिणा जो कि अंधी थी, दक्षिणा के पास जब उसकी बेटी आई
तो उसने ये कहा कि माँ, मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाना चाहती हूँ, क्या मेरे साथ चलोगी? दक्षिणा देख नहीं सकती थी। तभी उसने एकदम से अपनी बेटी से ये कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो उसने ये कहा कि चलो आओ मेरे साथ। तो वो दक्षिणा का हाथ पकड़े राजमहल से बाहर निकली और उसको अपने साथ लेकर एक सिमत चलने लगी। दक्षिणा ने ये कहा कि आखिर तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? जिस पर उसकी बेटी गोपाला, बेटी मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? तभी गोपाला ने कहा, मैं गोपाला नहीं हूँ, मैं संजोगना हूँ। नहीं नहीं, तुम तो गोपाला हो, भले मैं देख नहीं सकती, लेकिन बेटी मैं तुम्हें पहचानती हूँ। मैंने कहा ना, मैं गोपाला नहीं हूँ, मैं संजोगना हूँ, मेरे साथ आइए। तभी वो मुझे लिए पुराने मंदिर की तरफ आ गई। पुराने मंदिर में वो मुझे एक जगह पर लेकर आई और आकर ये कहने लगी कि यहाँ पर आज आपको जिस जगह पर लेकर आई हूँ इसको तुलसीधर बोलते हैं। यहाँ पर आकर झूठ और सच का परिणाम होता है। अभी मैं यहाँ पर आपसे जो कुछ पूछूंगी, अगर आपकी आंखों के आगे कृष्णामी का जाल है तो आपकी आंखें रोशन हो जाएंगी, वरना आप अगर कुदरती तौर पर अंधी हैं तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जैसे ही दक्षिणा ने अपनी आंखें बंद की तो संजोगना ने कुछ पढ़ना शुरू किया और फिर ये कहा, ऐ तुलसीधर, मुझे बता कि दक्षिणा की आंखों के आगे घनश्यामी का कोई घन चक्कर है जिसकी वजह से इसकी आंखों के आगे जाला है, या ये सचमुच में अंधी है? तभी एकदम से दक्षिणा की आंखें फड़फड़ाने लग गई और एकदम से उसका मध्यम से रोशनी दिखाई देने लग गई, जैसे ही उसकी आंखों की बेनाई वापस आ गई हो। दक्षिणा को यकीन नहीं आ रहा था, क्या मैं देख सकती हूँ? मेरी आंखें वापस आ गई हैं। तभी उसने अपने सामने देखा तो संजोगना खड़ी थी। उसने ये कहा कि संजोगना, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी आंखों के आगे जाला था? मैं समझ गई थी कि ये घनश्यामी का ही कोई चक्कर है। नंद महाराज, जो कि वेद महाराज के राजकुमार थे, वो सुबह सवेरे अपने घर से निकलते थे। उनका एक पूरा रथ था जो कि 20 हाथियों पर सवार था। जिस रास्ते पर वो सैर के लिए निकलते थे, बाकायदा घोषणा की जाती थी कि कोई भी नीच जात सामने ना आए। अगर कोई शूद्र ब्राह्मणों के सामने आएगा तो उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि वो अशुभ समझते थे कि कोई भी शूद्र ब्राह्मणों के सामने ना आए तो हर रास्ता साफ हो जाता था। नंद महाराज का रथ सवार था, कुशादा सड़कों से गुजर रहा था। तभी एक छोटा सा 6 साल का बच्चा, जिसके तन पर कपड़े नहीं थे, वो भागता हुआ सड़क के पास आया और नंद महाराज के रथ को देखने लग गया। रथ के सवारियों ने रथ को रोका और कहा, ओए नीच जात, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तेरी जुर्रत कैसे हुई नंद महाराज के रथ के सामने आने की? तभी उन सवारियों ने उसको फ़ौरन से उठा लिया और उल्टा कर दिया। बच्चा रोने लग गया। तभी ये कहने लगे, इसको सज़ा देनी चाहिए। उन लोगों ने तभी उस बच्चे को ज़मीन पर पटक दिया और घोड़ों ने अपने पैरों के साथ उस बच्चे को कुचल दिया। जैसे उस बच्चे को कुचला, उसकी बहन संजोगना भागती हुई आई और कहने लगी, पापियों, तुमने मेरे भाई को मार दिया। ए नंद महाराज, तू कुत्ते की मौत मरेगा, तुझे पाप लगेगा, तूने मेरे भाई को मार दिया। ये शोर शराबा सुनकर नंद महाराज ने ऊंची आवाज़ में कहा, रथ को रोक दो, आखिर ये कौन है जो चिल्ला रही है? तभी सारे सवारियों ने ये कहा, नंद महाराज नीचे मत उतरिए, ये नीच जात है, इसके सामने जाना अशुभ है। नंद महाराज ने कहा, अपनी बकवास बंद करो, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है? जैसे नंद महाराज नीचे आए तो उस रोती हुई लड़की के पास गए। उनके साथ उनके सैनिक भी मौजूद थे। जैसे नंद महाराज ने देखा, एक बहुत ही हसीन लड़की थी जिसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, आंसू से सुर हुआ था और वो कोस रही थी, मेरे भाई को मार दिया पापियों, इस बेचारे का क्या कसूर था? वो तो इस पापी नंद महाराज का रथ देखने आया था। उस मासूम को क्या पता था कि वो नीच जात है, उसको तो जात बरादरी का पता भी नहीं था। तभी नंद महाराज ने कहा कि तुम क्यों रो रही हो? तभी उसने ये कहा कि तुम कौन हो? नंद महाराज ने कहा, मैं राजकुमार नंद महाराज हूँ। तभी संजोगना ने ये कहा, पाप लगे तुम्हें, तुम कुत्ते की मौत मरोगे, मेरे मासूम भाई को मार दिया तुमने। जैसे ही नंद महाराज के सैनिक उस लड़की को मारने के लिए बढ़े, नंद महाराज ने गरज कर कहा, रुक जाओ, आखिर इस बच्चे को किसने मारा है? सारे सैनिक थर थर कांपने लग गए। नंद महाराज ने ये कहा कि जाओ मेरे रथ से हंटर उठा कर लाओ।
हंटर लाकर उस लड़की को देकर कहा, जिसने तुम्हारे भाई को मारा है उसको सज़ा दो। जिस पर संजोगना ने ये कहा कि क्या फ़ायदा सज़ा देने का, मेरा भाई क्या मुझे वापस मिल जाएगा? हम इंसान हैं, क्या शूदर इंसान नहीं होते जिनको जानवरों से भी बदतर समझते हो तुम लोग? अल्लाह करे तुम सारे मर जाओ, भगवान करे तुम सारे मर जाओ, तुम लोगों के ऊपर असाब आए, पाप लगे तुम लोगों को। नंद महाराज ने कहा, हमें क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो गया है। नंद महाराज बहुत ज़्यादा दुखी थे। तभी नंद महाराज ने उससे पूछा, कहाँ रहती हो तुम? तभी वो लड़की बोली, दरिया पार, हम नीच साथ की बस्ती है, वहीं पर रहती हूँ। तभी वो अपने भाई को अपनी बाहों में उठाए रोती हुई इस तरफ चली गई। नंद महाराज बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो अपने रथ पर बैठकर वापस आ गए। उन्हें सुबह की सैर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मिसेस आगे आप लोग देखेंगे जलीस का इस कहानी से क्या ताल्लुक़ है। आखिर ये जो बंद किताब जलीस ने सीप की अलमारी से निकाली थी, उस कहानी का, उस जन्म जन्म की कहानी का जलीस के साथ क्या ताल्लुक़ था? और सीप कौन थी जिसने जलीस को बेतहाशा दौलत तो दे दी थी? क्या जलीस सीप के इस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएगा या वो बदरू इसे भी अपना निशाना बना लेगी? और जो कहानी जलीस पढ़ रहा है, आखिर सीप का उससे क्या ताल्लुक़ है? और सीप उस कहानी के उस जन्म का कौन सा करैक्टर होगी? ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी बदरू नावल की अगली एपिसोड, जो मैं कल आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। आप लोगों को ये नावल बहुत पसंद आ रहा है और आप लोग इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह कल इसकी नेक्स्ट एपिसोड के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।